हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक एनाटॉमी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे स्ट्रक्चर के बारे में, और फिजियोलॉजी वो कैसे वर्क करता है उस सब के बारे में। वन बाय वन हम सारे पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले है फंक्शन। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसका मेन फंक्शन क्या है? ये फंक्शंस जो है हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है जो उसका मेन काम क्या है, और सेकेंडरी फंक्शन का मतलब होता है जो एडिशनली वो साथ साथ कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है? एक तो वो हमें हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा काम तो यही है, और हमारी बॉडी से CO2 जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। तो मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? हमें ऑक्सीजन देना और CO2 को बाहर निकालना। इसके अलावा इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं, जैसे कि जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है उसको फैसिलिटेट करता है, क्योंकि इसके एक पार्ट में क्या होता है, नोज भी आता है। तो नोज का काम क्या होता है? स्मेल करना। सेकंड क्या है? स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, साइनसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं रेजोनेंस में। उसके बाद है ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, बॉडी के वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं, और हीट बैलेंस भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ये सारे क्या है? सेकेंडरी फंक्शंस। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। देखो हमारा ये पूरा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये भी है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट आता है? तो और उसमें सबसे पहले क्या आती है? हमारी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी यानी कि नोज से स्टार्ट हो जाती है। तो जो नेजल कैविटी होती है, यहाँ से हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंस्पायर करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, लेना भी होता है और छोड़ना भी होता है। तो मेन फंक्शन क्या होता है हमारे नोज का? ये हमारे जो एयर होती है, जो भी हम इंस्पिरेट करते हैं उसको ह्यूमिडिफाइज करता है, वार्म करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? ह्यूमिडिफाइज अगर नहीं करेगा तो जो ड्राई एयर होती है वो हमारे थ्रोट को इरिटेट कर सकती है, और ये प्रिवेंट भी करता है जर्म्स को एंटर होने में, क्योंकि हमारे नोज में जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो जर्म्स हैं, उनको वहीं पे स्ट्रक कर लेते हैं, वहीं पे रोक लेते हैं, वो आगे नहीं जा पाते। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन किसका होता है? नोज का। नोज के बाद हमारा कौन सा पार्ट शुरू होता है? फेरेंक्स। फेरेंक्स जो होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये नोज हो गया, तो नोज से जो कनेक्टेड पाइप होती है उसको कहते हैं फेरेंक्स। उसके तीन पार्ट होते हैं। नेजोफेरेंक्स जो नोज से कनेक्टेड होता है, ओरोफेरेंक्स जो ओरल यानी कि मुंह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पाइप इकट्ठा, फेरेंक्स दोनों में ही होता है। ठीक है, हमारा जो वो सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल वाला जो होती है, उससे भी माउथ के बाद क्या आता है? फेरेंक्स आता है, और नोज के बाद भी फेरेंक्स आता है। तो एक कॉमन पाइप होता है, तो इसको हम कहते हैं नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स। और जो ये लैरेंक्स होता है, इसके नीचे वाला पाइप जो इससे कनेक्टेड होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड लैरेंगोफेरेंक्स। तो फेरेंक्स के कितने पार्ट होते हैं? 3, ओरो, नेजो और लैरेंगोफेरेंक्स। तो तीनों मैंने बता दिए कहाँ पे है, ये कनेक्ट होता है हमारे नोज से। उसके बाद क्या होता है? लैरेंक्स। लैरेंक्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किस लिए शुरू होता है? हमारी आवाज के लिए होता है। ठीक है, मेन जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से होती है? लैरेंक्स से होती है। जो लैरेंक्स होता है ये कहाँ पे होता है? जो टंग, जो हमारी टंग होती है उसके बेस से स्टार्ट होते हैं। इसमें दो कोड्स होते हैं, फॉल्स कोड्स, वोकल कोड्स और ट्रू वोकल कोड्स। और जो ट्रू वोकल कोड्स होते हैं उसके उनमें क्या होता है? ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस एक्चुअली जो लैरेंक्स होता है इसकी टिप पे एक लीफ शेप्ड का होता है, उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि देखो इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है, वो किस लिए होता है लैरेंक्स एपिग्लॉटिस? ताकि जो फूड है वो हमारे लैरेंक्स में एंटर ना हो पाए। ठीक है, जो फूड है वो पीछे जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें चला जाए, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में ना घुसे। तो इसीलिए उसको जो कवर करता है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक लीफ शेप्ड का स्ट्रक्चर है जो हमारे लैरेंक्स को यहाँ से कवर करता है, ताकि उसमें फूड पार्टिकल्स ना जाए। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है साइनसेस। साइनसेस क्या होते हैं? कुछ होलो कैविटीज होती हैं। ठीक है, हमारे नोज के यहाँ पे हमने कई बार जो अपने फेस की बोन्स का स्ट्रक्चर कई बार हम देखते हैं, उसमें क्या होता है कि होलो कैविटीज होती है। उनमें क्या होती है? एयर फील्ड रहती है। वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं रेजोनेंस को स्पीच में। ठीक है, जो रेजोनेंस होने में हेल्प करती है, गूंज होने में। तो उसी की वजह से हमारी अच्छे से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो लैरेंस के साथ साथ
जो साइनसेस हैं वो भी हेल्प करते हैं साउंड प्रोडक्शन में। तो ये सारे हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गन्स। अब देखते हैं हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गन, जिनमें पहला ऑर्गन कौन सा आता है, ट्रैकिया। अब लैरेंस के कॉन्टिन्यूएशन में जो ये आ रहा है, दिस इज ट्रैकिया। अब ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है किनमें, ब्रोंकस में, ठीक है। उससे पहले ये जो पॉइंट होता है जहां पे ये डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड करीना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां से ये ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं करीना, इस पार्ट को, ठीक है। अब इसकी क्या एक कैपेसिटी होती है कि जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है ये ऊपर की तरफ इसको करता है, ठीक है। इसमें सीलियाज होते हैं जो म्यूकस प्रोडक्शन को ऊपर की तरफ लेके जाता है ताकि वो हमारे लंग्स में ना जाए, क्योंकि उससे नहीं तो प्रॉब्लम होगी बाद में उसको एक्सपेक्टोरेंट करने में, यहां से उसको बाहर हम निकाल सकते हैं। फर्दर अब ये आ गया हमारे ब्रोंकाइज। जब ब्रोंकाइज की प्लूरल फॉर्म ब्रोंकस की प्लूरल फॉर्म होती है ब्रोंकाई, यहां से ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, ठीक है, ये इधर और उधर। तो ब्रोंकाइज में क्या होता है, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, जो राइट लंग है हमारा वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़े साइज का होता है और उसमें 3 लोब्स होते हैं, और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं ये हम कैसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा हर्ट है वो कैसे कहाँ होता है, थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है, तो वहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्पेस कम होता है, इसीलिए हम याद कर सकते हैं उस साइड 2 लोब्स हैं, इस साइड 3 लोब्स हैं। अब जैसे कि हम ब्रोंकस पे आए, ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इस तरह से डिवाइड होते जाते हैं, और लास्ट में ये कहाँ पे आ जाते हैं, एल्वोलाइज डक्ट्स पे। और एल्वोलाइज डक्ट किससे कनेक्टेड होती है, एल्वोलाइज से। जो एल्वोलाइज सैक होते हैं वो क्या होता है, एक्चुअली जो गैस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहाँ होता है, एल्वोलाइज में, ठीक है। वहां पे जो हमने ब्लड लिया, जो कि हमने पल्मनरी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, पल्मनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि हार्ट से जो ब्लड होता है प्योरीफाई होने लंग में आता है, तो लंग में कहाँ जाता है, वो एल्वोलाइज के वहां पे आता है। ऊपर से अब ये ऑक्सीजन आ रही है, यही एल्वोलाइज पे वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है उनके बीच में। या एल्वोलाइज क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को दे देते हैं और CO2 को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको ले लेते हैं, और वो वहां से दोबारा बाहर आ जाता है। अब एल्वोलाइज में क्यों वो ऐसे रहती हैं, उनमें सरफेक्टेंट होता है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, सरफेस टेंशन मेंटेन होता है। अगर उनमें वो नहीं होता है तो क्या होगा, वो कोलैप्स हो जाएंगी, ठीक है। और जो यहाँ पे ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वाले, यहाँ पे सीलिया नहीं होती, तो अगर यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होता है तो वो ऊपर नहीं जा सकता, तो उसके लिए उनको किस पे डिपेंड करना होता है, लंग की जो इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी होती है उस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती है। तो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर है। अब लंग्स का ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, हमारे क्लेविकल से लेके डायफ्राम तक जो पूरा पार्ट है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर आता है। अब हम इसकी बाकी ब्लड सप्लाई और उन सब के बारे में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने डिटेल में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एल्वोलाइज पे जो एक्चुअली जो ब्लड के फॉर्म में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो यहीं पे होता है। यहाँ पे क्या होती है, एल्वोलाइज CO2 ले लेती है और ऑक्सीजन ब्लड में फिल कर देती है, और वो प्योर ब्लड होके वापस हार्ट में चला जाता है, और ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब इसके और कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती हूँ, जैसे कि रेस्पिरेटरी, वहां पे जो नर्व सप्लाई होती है वो कौन सी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फ्रेनिक नर्व होती है, वेगस नर्व होती है और थोरेसिक नर्व होती है। ये तीनों जो नर्व सप्लाईज हैं ये हमारे लंग्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब जो उसकी लेयर होती है, जो लंग्स की लेयर होती है, वो 2 लेयर होती है आउटर, एक होती है पैराइटल, एक होती है विसरल लेयर। विसरा से हमें हमेशा याद रखना है, जो विसरल लेयर होती है वो ऑलवेज किधर होती है, टुवर्ड्स द ऑर्गन। तो ऑर्गन की तरफ कौन सी है, विसरल, और पैराइटल कहाँ पे है, आउटसाइड में, ठीक है। उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भी होता है। अब ब्लड सप्लाई इनका पल्मनरी सर्कुलेशन से होता है। असेसरी मसल्स कौन है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। इनमें कौन कौन है, स्केलिन मसल्स, जो कि फर्स्ट 2 रिब्स को उठाने में हेल्प करती है, ठीक है। रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है, इनमें जो रिब्स वगैरह हैं सब ऊपर नीचे, आप सांस लीजिए
ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड रहता है, नहीं, मूवमेंट होती है। तो जो फर्स्ट 2 रिब्स को उठाने में हेल्प करती है वो कौन है? स्केलिन मसल। उसके बाद स्टर्नोक्लियोइड मस्टोइड मसल किनको रेज करती है? स्टर्नम को, जो बीच की बोन होती है जिससे रिब्स कनेक्टेड होती है उसको उठाने में ये हेल्प करते हैं। ट्रेस्पीजियस और पेटोरलिस मसल जो है वो शोल्डर को फिक्स करने में हेल्प करती है। अब रिस्पिरेटरी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। रिस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या होता है कि जब इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम है, ठीक है, वो क्या करता है? एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, यानी कि नीचे की तरफ चला जाता है। उसकी वजह से जो लंग्स है उसमें नेगेटिव प्रेशर कॉज होता है, और उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, तो वो नेगेटिव प्रेशर में बाहर से अंदर एयर आती है, ठीक है। उसकी वजह से जो एयर जो है टर्मिनल ब्रोंकस की वजह से एल्वोलाइज के वहां पे जाती है, और वहां पे गैसियस एक्सचेंज जो मैंने अभी पीछे बताया था वैसे होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब उसमें गैस, जैसे ही हवा वहां पे फिल हो जाती है, ऑक्सीजन फिल हो जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारा लंग्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है, उसकी वजह से डायफ्राम ऊपर आता है, और जैसे ही ये रिलैक्स होता है हमारा लंग, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर ज्यादा हो जाता है। तो अंदर ज्यादा हो गया, बाहर कम हो गया, तो वो दोबारा से बाहर गैस निकलती है, पर क्योंकि एल्वोलाइज में गैसियस एक्सचेंज हो चुका है, तो बाहर कौन सी गैस आएगी? CO2। तो इसी तरह इंस्पिरेशन में हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक है, और एट नेगेटिव प्रेशर की वजह से गैस अंदर आ जाती है, और बाद में क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, जैसे ही हमारा लंग रिलैक्स होता है, गैस CO2 आउट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव गैस एक्सचेंज किस पे डिपेंड होता है? एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस कितना हुआ है वहां पे, मतलब वेंटिलेशन कितना अच्छा है, प्लस ब्लड परफ्यूजन कितना अच्छा है उस एरिया में, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से आ रही है, साथ में जो हमारा इन्वायरमेंट है वहां पे जो वेंटिलेशन यानी कि गैस का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आती। इसका मतलब है ये इफेक्टिव गैस एक्सचेंज अच्छे से हो जाता है इस प्रोसेस में। देखो जैसे इस डायग्राम में हम आपको अच्छे से दिखा रहे हैं, जब भी आप ब्रीद इन यानी कि इंस्पिरेशन करते हो तो क्या होता है? आपकी चेस्ट बाहर आ जाती है, रिब्स वगैरह बाहर आती है, और डायफ्राम जो है नीचे की तरफ, ये जो यहाँ पे होता है ये डायफ्राम एब्डोमेन की तरफ चला जाता है। इसके कॉन्ट्रेरी जब आप एक्सपिरेशन करते हो यानी कि ब्रीद आउट करते हो, तो क्या होती है? हमारी चेस्ट दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लंग्स भी अंदर रिलैक्स हो जाता है, और डायफ्राम ऊपर आ जाता है। देखो इसमें नीचे जा रहा है, इसमें ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ आता है, ऊपर आता है तो वहां प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक्सपिरेशन यानी कि गैस आउट होती है, पर आउट कौन सी होती है? CO2। अब इसके लिए देखो जब भी रिस्पिरेटरी डिसीजेस की बात करते हैं तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, किन लोगों को रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो उनमें है चेस्ट इंजरी। अगर किसी को चेस्ट इंजरी हुई है तो उनमें रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांस ज्यादा है, ज्यादा कुछ ना कुछ डिसीज होने के लिए हमारा चेस्ट जो है, हमारे लंग्स जो है इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते अगर वहां पे इंजरी हुई है तो। सेकेंड, अगर वो क्राउडेड लिविंग कंडीशंस में रह रहे हैं, क्योंकि रिस्पिरेशन में क्या है? सांस लेना छोड़ना इससे होता है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सांस लेने से या छोड़ने से होती है, ठीक है। जब भी आप छोड़ रहे हो तो सिर्फ CO2 नहीं आती है, उसके साथ कुछ जर्म्स भी बाहर आते हैं। तो जो लोग क्राउडेड यानी कि कंजेस्टेड प्लेसेस पे रहते हैं, बहुत सारे लोग छोटे एरिया में या बिल्कुल बंद एरिया में रहते हैं, तो वहां पे कुछ डिसीजेस होने की कंडीशंस होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी की बीमारी होती है, वो क्राउडेड प्लेस उसका एक रीजन है। अभी पीछे कोविड हुआ था, कोविड में क्या था? जिसको भी हो रहा है ना टच करना है ना कुछ स्नीजिंग करनी है, मास्क क्यों पहन रहे थे? ताकि एक दूसरे के जर्म्स एक दूसरे में ना जाए। तो रिस्पिरेटरी का तो कनेक्शन ही पूरा हमारे सांस लेने से है। तो क्राउडेड प्लेसेस सबसे ज्यादा रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने के लिए, इवन जो सिंपल सा जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, वो भी क्या है? अगर आप स्नीज करोगे तो दूसरे को हो जाएगा, वायरल हो जाएगा। तो ये सब रिलेटेड होते हैं, क्राउडेड कंडीशन से ये और ज्यादा बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल एलर्जीज, एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। कई बार हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कुछ लोग फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, या कई बार अगर स्मोक किसी जगह पे बहुत ज्यादा हो गया तो उससे भी हमारे लंग्स इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम एलर्जिक होते हैं। इवन
नॉर्मल भी देखो, कुछ लोग इवन परफ्यूम से भी एलर्जिक होते हैं। जैसे ही आप परफ्यूम स्प्रे करोगे, उनको एकदम से स्नीजिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ केमिकल से हम ज्यादा प्रोन होते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, या कहीं धुआं है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, और अल्टीमेटली उससे कौन डैमेज होते हैं? हमारे लंग्स। तो ये ध्यान रखना होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है, ठीक है, उनमें तो कुछ नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री है, जैसे अस्थमा, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो सकता है। फिर क्या है? फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इलनेसेस, अगर कोई बार 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 बार, जैसे एक वो है ब्रोंकाइटिस हो रहा है, कफ हो रही है, तो अल्टीमेटली उन लोगों को चांसेस होते हैं कि लेटर ऑन उनको अस्थमा बन जाए या कुछ और दिक्कत हो, बार बार जिनको रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती है। तो क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऑर्गन्स हेल्दी नहीं रहते, और लेटर ऑन कोई ना कोई बड़ी बीमारी उनको होने के चांस होते हैं। फिर है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग एक्टिव हो या पैसिव, दोनों ही कंडीशन हमारे लंग्स के लिए डेंजरस होती है। फिर है सर्जरी, अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी पार्ट की सर्जरी हुई है तो भी हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने के चांस होते हैं। एंड यूज ऑफ च्यूइंग टोबैको, क्योंकि टोबैको भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली किसको अफेक्ट करता है? हमारे लंग्स को। तो chewing tobacco is again harmful for our respiratory organs। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आई थिंक आपको क्लियर है। अब इसमें कोई डाउट है तो हमें प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्रेंड चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।